आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर मृत और अर्धनग्न अवस्था में पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई है और बताया गया है कि उसके निजी अंगों में गंभीर चोटें थीं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हत्या की यह पहली घटना नहीं है। सच्चाई सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इस तरीके की गंदी और घटिया चीजें एक हॉस्पिटल के अंदर हो सकती हैं। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर मृत और अर्धनग्न अवस्था में पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई है और बताया गया है कि उसके निजी अंगों में गंभीर चोटें थीं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हत्या की यह पहली घटना नहीं है। पिछले 23 सालों में कॉलेज में पोर्नोग्राफी और रहस्यमयी मौतों के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले ने कॉलेज में ऐसी कई घटनाओं को उजागर किया है जो अभी भी अनसुलझी हैं। किंतु ये सारी घटनाएं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही क्यों हो रही है? मजे की बात तो ये है कि सभी घटनाओं में यहाँ की पुलिस आत्महत्या ही बताती है, बाद में कुछ भी हो। दरअसल 25 अगस्त 2001 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चौथे वर्ष का मेडिकल छात्र अपने छात्रावास के कमरे में लटका हुआ पाया गया था और अधिकारियों ने दावा किया था कि यह एक आत्महत्या का मामला था, ठीक वैसे ही जैसे कि वर्तमान मामले में है। लेकिन जब पीड़ित सौमित्र बिस्वास के परिवार ने असहमति जताई और जांच की मांग की, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की सीआईडी जांच का आदेश दिया। इस मामले में मेडिकल कॉलेज की छात्रा औरोमिता दास को गिरफ्तार किया गया था। पूरी सच्चाई सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इस तरीके की गंदी और घटिया चीजें एक हॉस्पिटल के अंदर हो सकती हैं। साथ ही आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि यह हॉस्पिटल है या अयासी का अड्डा। सौमित्र की मां ने आरोप लगाया था कि मेडिकल कॉलेज में उनके बेटे के दोस्त उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उसने कथित तौर पर परिसर में अश्लील गतिविधियों को देखा था। मेडिकल कॉलेज के कई छात्रों ने सौमित्र बिस्वास की मौत के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित पोर्न गिरोह को जिम्मेदार ठहराया था। मीडिया से बात करते हुए उस समय आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने एक मासूम की हत्या के लिए पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति नेटवर्क और महिलाओं के साथ संदिग्ध व्यवहार का आरोप लगाया। छात्रों ने दावा किया कि सौमित्र की हत्या की गई थी। तहकीकात होने पर, यानी जब पूरे मामले की सारी जानकारी इकट्ठा की गई, तो पता चलता है कि वहां हॉस्पिटल में वीकेंड पर यानी छुट्टी के दिन लड़कियों को बुलाया जाता है, सेक्स वर्कर्स का इंतजाम किया जाता है उस मेडिकल कॉलेज में। जो हॉस्टल्स हैं उनमें से एक हॉस्टल के अंदर बाकायदा एक स्पेशल रूम बना हुआ है। उस रूम के अंदर ट्राइपॉड रखा हुआ है, एक टेबल भी पड़ा हुआ है, रिफ्लेक्टर्स रखे हुए हैं, लाइटें भी लगी हुई हैं। और वीकेंड के दिन जब बच्चे बाहर होते हैं या छुट्टी पर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट उसमें इवॉल्व है वो वीकेंड के दिनों में भी वहीं रहते हैं। इसके बाद वहां पर सेक्स वर्कर्स को बुलाया जाता है और फिर पॉर्न फिल्म शूट की जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि जब लड़कियां नहीं मिलती थी, यानी सेक्स वर्कर्स नहीं मिलती थी, तो ऐसे में आरजीकर मेडिकल कॉलेज से डेड बॉडी उस जगह लाई जाती थी। वह डेड बॉडी जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ होता था, जिनकी चीर-फाड़ नहीं की गई होती थी, यानी जो डेड बॉडी सही सलामत होती, उनको वहां लाया जाता है और फिर उनकी न्यूड बॉडी शूट की जाती है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाती थी। इसके बाद उन वीडियोज की एडिटिंग की जाती थी, उनके चेहरे को चेंज कर दिया जाता था, यानी एक डेड बॉडी के साथ पॉर्न फिल्म शूट की जाती थी और फिर उसके ऊपर किसी और का चेहरा लगा दिया जाता था। और जब कॉलेज के बच्चों ने इस पर बोलने की कोशिश की, इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तो उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने फिर कभी आवाज नहीं उठाई। छात्रा ने बताया कि अस्पताल के क्लासरूम, सेमिनार रूम और हॉस्टल के कमरों में पोर्न वीडियो की शूटिंग की गई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सब पता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बदमाशों ने कथित तौर पर वेश्याओं के साथ बनाए गए वीडियो पर मेडिकल कॉलेज की छात्राओं के चेहरे की तस्वीरें लगाईं।
उन्होंने दावा किया कि जब सौमित्र की गर्लफ्रेंड की तस्वीर का भी इस तरह से इस्तेमाल किया गया, तो उसने गिरोह का विरोध किया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। कथित तौर पर, सौमित्र ने अपनी बैचमेट औरोमिता दास को कुछ पुरुषों द्वारा की गई शरारत के बारे में बताया था, जिन्होंने दावा किया था कि जन्मदिन समारोह में ली गई तस्वीरों से उसका चेहरा नग्न शवों पर चिपका दिया था और अप्रिय तस्वीरें साझा की थीं। तब सौमित्र विश्वास ने उसके खिलाफ आवाज उठाए और फिर 25 अगस्त को छात्रावास के कमरे में उसकी लाश मिलती है, और वह भी इस तरीके से कि उसके मुंह में एक रुमाल ठूसा हुआ था, जिसकी वजह से उसके घर वाले बार बार कह रहे थे कि हमारे बेटे को कत्ल किया गया है। और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल में रूम नंबर 15 है। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि जब रिपोर्टर उस हॉस्टल के रूम नंबर 15 में पहुंचे तो वहां पर उन्हें नहीं जाने दिया गया। उन्हें वहां जाने से रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर किसी तरह से रिपोर्टर उस हॉस्टल के रूम नंबर 15 तक पहुंचे, और जब उन्होंने उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह खुल नहीं रहा था। उसका दरवाजा बहुत टाइट बंद किया गया था। उस कमरे की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर देखते हैं कि जो बच्चों ने बताया कि वहां पर एक ट्राइपॉड है, रिफ्लेक्टर्स है, लाइट है, टेबल है, यानी सब कुछ वहां पर रखा हुआ था। इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट छापी और कहा गया कि जो बच्चों ने बताया था उनकी बातों में दम लगता है। पूरी तरह से साफ हो गया था कि सौमित्र विश्वास की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई साजिश थी। और जैसे उस केस में सौमित्र के मुंह में रुमाल ठूंस से होने की बात कही गई है, ठीक वैसे ही ट्रेनी डॉक्टर जिनका अभी हाल ही में सेमिनार हॉल में रेप के बाद बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उसमें भी एक रुमाल की बात सामने आई थी। यानी 2001 में सौमित्र विश्वास केस में भी रुमाल की एक ऐसी ही कड़ी थी जो आज तक अनसुलझी है। आप सोचिए ये कितना मिस्टीरियस हॉस्पिटल है। आप सोचिए कैसे एक लाश को निकालकर उसके साथ पोर्नोग्राफी बनाई जाती है, और उस समय यानी 2001 की हम बात कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, यानी उस लाश के चेहरे को हटाकर एडिटिंग करके किसी और जिंदा लड़की की तस्वीर लगा दी जाती थी। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भी इस हॉस्पिटल में कितना ही घिनौना क्राइम होता था, लेकिन पकड़ा कोई नहीं गया। अब आते हैं दूसरी घटना पर जो 2003 में घटित हुई थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले एक हाउस स्टाफ की कथित तौर पर आत्महत्या से मौत हो गई थी। उसके दोस्तों ने दावा किया कि वह काफी संकोची व्यक्ति था और उसने छत से कूदकर अपनी नसें काट ली थी। उसे आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत के आसपास की परिस्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। अगली घटना 2016 में घटित एक प्रोफेसर की रहस्यमय मौत का है। गौतम पाल नामक 54 वर्षीय प्रोफेसर की रहस्यमयी मौत हो गई थी। वे अस्पताल में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। उनके पड़ोसियों द्वारा बदबू की शिकायत किए जाने के बाद उनका शव उनके अपार्टमेंट से बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार उनका शव फर्श पर पड़ा मिला था और उनके चेहरे पर कुछ निशान थे। हालांकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। अगली घटना 2020 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर पोलोमी साहा ने कथित तौर पर अस्पताल परिसर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसे आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस के अनुसार मृतक पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में थी। सौमित्र की मौत की तरह पोलोमी की मौत भी कई सवाल छोड़ गई है, जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। 2003 में आरजी कर कॉलेज में मेडिकल इंटर्न सुब्रोजीत अपने घर पर मृत पाया गया। पुलिस के अनुसार उसकी मौत की वजह एंटी डिप्रेसेंट का ओवरडोज था। उसकी मौत के आसपास की परिस्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं है। अस्पताल में हाल ही में हुई दुखद घटनाओं ने संस्थागत लापरवाही पर प्रकाश डाला है और अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की है। जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन इस बात की याद दिलाते हैं कि
आरजीकर कॉलेज से संबंधित कई मामले अभी भी अनसुलझे हैं और पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सच्चाई को उजागर किया जाना चाहिए। खैर, अब हम आते हैं ट्रेनी डॉक्टर केस की तरफ। जैसे उस समय सौमित्र विश्वास की मौत को पुलिस ने सामान्य मौत घोषित कर दिया था, ठीक वैसे ही इस केस में भी पहले यही साबित करने की कोशिश की गई कि ट्रेनी डॉक्टर ने भी खुदकुशी की है। हालांकि मौकाए वारदात को देखकर पहली ही नज़र में कोई भी इसे कत्ल का मामला समझ सकता था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पहले इस सिलसिले में सामान्य मौत का केस दर्ज किया, जबकि वारदात का शिकार हुई डॉक्टर न सिर्फ उसी हॉस्पिटल में काम करती थी बल्कि उसकी बुरी तरह से जख्मी लाश हॉस्पिटल के अंदर ही सेमिनार हॉल में पड़ी थी। ऐसे में कत्ल के बजाय खुदकुशी का केस दर्ज करने के पीछे आखिर क्या वजह है? और कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई को अब इसके पीछे की वजह भी जाननी होगी। और एक सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में ट्रेनी डॉक्टर के उन चारों डॉक्टर सहकर्मियों की क्या भूमिका है, क्योंकि वारदात से पहले रात को पीड़ित डॉक्टर ने अपने उन 4 सहकर्मियों के साथ ही डिनर किया था। इसके बाद उसके बाकी दोस्त तो वहां से चले गए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर ने अकेले ही उस सेमिनार रूम में सोने का फैसला किया और जिसके बाद ये वारदात हुई। लेकिन ऐसे में फिलहाल सीबीआई भी यह जानना चाहती है कि उस ट्रेनी डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा देखने वाले उसके दोस्तों से उसकी क्या बात हुई थी और कैसी बातें हुई थी। क्या कत्ल से पहले या फिर कभी भी उसने अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता जाहिर की थी? इसलिए सीबीआई उसके दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि सीबीआई भी अभी तक अंधेरे में है, उन्हें भी अभी तक कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। सीबीआई का कहना है कि पहले जिन सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है वह ये है कि क्या उस दिन क्राइम सीन पर संजय के अलावा कोई और भी था या फिर यह पहले से कोई साजिश थी। फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई एक साथ कई दिशाओं में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। वह पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए आरोपी संजय रॉय से पूछताछ कर इस मामले का पूरा सच जानने की कोशिश तो कर ही रही है, साथ ही वह ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या संजय रॉय सिर्फ एक मोहरा है या फिर वह अकेला ही ट्रेनी डॉक्टर का कातिल और गुनहगार है। ये चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो अपराधी पकड़ा गया है, जिसका नाम संजय रॉय है, जो कि इस हॉस्पिटल में हर जगह फ्रीली घूमता रहता था, यानी उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। जो चीजें 2001 में इस हॉस्पिटल में होती थी, अब 2024 में संजय के फोन में भी उस तरह का हार्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल मिला है, यानी ऐसी ब्लू फिल्म्स जिसमें किसी को यातनाएं देकर आपको संतुष्टि मिलती हो। इस तरह की पोर्नोग्राफी मटेरियल संजय के फोन में मिले थे, वह भी एक नहीं कई वीडियो मिले थे। यानी आप उसकी मानसिक प्रवृत्ति के बारे में सोच सकते हैं कि जब वह इस तरीके का क्रूर कृत्य कर रहा था तो उसके दिमाग में किस तरह का घिनौनापन चल रहा होगा। खैर, हम आपको पूरी कहानी पहले ही बता चुके हैं और हमारा मकसद यही था कि आपको ये बता सके कि इस हॉस्पिटल के अंदर ये पहली बार नहीं था। इसके पहले भी कई ऐसे केस हैं जिनकी फाइलें दबाकर रखी गई हैं, लेकिन अब ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में आ चुका है, तो सीबीआई इसकी भी पुख्ता जांच जरूर करेगी कि क्या इसमें संजय रॉय के अलावा कोई और भी शामिल है, क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं यदि ऐसे रॉकेट यहाँ पर सक्रिय थे और संजय की मोबाइल में भी ऐसा मटेरियल मिला, इसका मतलब है वे गिरोह अब भी सक्रिय हो सकते हैं और कहीं न कहीं उन्हीं का हाथ भी हो सकता है। जांच चल रही है, सच्चाई भी सामने आ जाएगी। अब तक जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसी एक अपराधी द्वारा इस कृत्य को नहीं किया जा सकता और जिस तरीके से क्रूरता बर्बरता उस डॉक्टर के साथ की गई है, उसमें संजय रॉय बिल्कुल भी अकेला नहीं हो सकता। इसके अलावा सीबीआई की टीम आरजीकर
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे डॉक्टर संदीप घोष से भी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है ताकि इस मामले से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढे जा सके, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की कार्यशैली पर भी इल्जाम है, जिसके चलते इस घटना के बाद तुरंत उन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज से हटा दिया गया है। लेकिन जब संदीप घोष को सीबीआई की तरफ से जांच के लिए कहा गया तो उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि उनकी जान को खतरा है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर संदीप घोष को लगता है कि उनकी जान को खतरा है तो उनको प्रोटेक्शन देकर सीबीआई तक पहुंचाया जाएगा, और अगर वह ये भी नहीं कर सकते तो फिर सीबीआई उनके घर जाकर उनसे पूछताछ करेगी, और शायद पहली बार इस पूरे मामले में सीबीआई द्वारा या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा प्रिंसिपल संदीप घोष से पहली बार पूछताछ की गई है। यानी यह इतना पावरफुल आदमी है कि आज तक इससे किसी भी मामले में कोई भी पूछताछ नहीं की गई थी। लेकिन अब देखना ये है कि सीबीआई इस केस को सॉल्व कर पाती है या नहीं। क्या सीबीआई उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिला पाएगी, या फिर ये केस भी सौमित्र विश्वास व अन्य केस की तरह ही फाइलों के नीचे दबकर रह जाएगा और उस बच्ची के गुनाहगार यूं ही आजाद घूमते रहेंगे। खैर दोस्तों, हमारा और आपका काम है आवाज उठाना। हालांकि देश भर में जगह जगह डॉक्टर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखा नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।